राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। प्रणाम महाराज। ब्राह्मण पुत्र आप, मैं जानता हूं महाराज, आपको अभी भी अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महर्षि लोमश जो लोमश संहिता रच रहे हैं उसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे महाराज। मेरी समस्या वो नहीं है ब्राह्मण पुत्र। मेरी दुविधा ये है कि वर्तमान में मेरे प्रश्नों ने जो रूप ले लिया है, अब उनके उत्तर संभव नहीं है ब्राह्मण पुत्र। हर प्रश्न का उत्तर संभव है महाराज। ब्राह्मण पुत्र, आप समझ नहीं रहे। अब प्रश्न मेरे पुत्रों के व्यवहारों में अंतर का नहीं रहा, वरन उनकी वैधता का हो गया है। मुझे अपने पुत्रों की वैधता पे संदेह होने लगा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे पुत्र है ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ ब्राह्मण पुत्र, मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। आप ही कहिए, इन विचारों के साथ मैं महर्षि के समक्ष कैसे जाऊं? मैं समझ पा रहा हूं महाराज, परंतु उत्तर जानने के लिए प्रश्न तो करने ही होंगे। नहीं ब्राह्मण पुत्र, ये मेरे लिए संभव नहीं। संभव है महाराज। परंतु कैसे ब्राह्मण पुत्र? इस प्रकार के प्रश्न लज्जा का विषय बनेंगे। नहीं महाराज, आप व्यर्थ ही इतना लज्जित अनुभव कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आपकी चिंता केवल आपकी नहीं, वरन समस्त समाज की चिंता है। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके प्रश्नों को प्रस्तुत करूंगा और वे अवश्य ही गुरुदेव की लोमश संहिता का एक भाग बनेंगे। नमस्कार महाराज कीर्तिध्वज, किन प्रश्नों को लेकर लज्जित अनुभव कर रहे हैं? क्या महर्षि लोमश इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? तो जानने के लिए महर्षि लोमश द्वारा रचित लोमश संहिता के 9वें अध्याय के बारे में हमें जानना चाहिए। इस अध्याय में विशेष रूप से कुंडली के 12 भावों के स्वामियों की स्थिति के आधार पर फलादेश करने पर चर्चा है और पहला प्रश्न संतान की वैधता पर है। परजातं कथं ज्ञेयं शुभाशुभं दशा कस्य कदा ज्ञेया ग्रहणां राशिनां फलम् दशः कतिविधः सन्ति हुं तन्मे ब्रूहि तत्त्वः महर्षि त्वं समर्थोऽसि कृपया करुणानिधे। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न मन की व्यथा और समाज की दशा दोनों के विषय में है। भगवान, क्या जन्म पत्रिका के माध्यम से संतान की वैधता का जांचना संभव है?
हाँ वत्स, इस संबंध में विभिन्न ऋषियों ने ग्रहों के विभिन्न संयोजन प्रस्तुत किए हैं जो संतान के गर्भाधान के विषय में जानकारी देते हैं। मैं भी लोमश संहिता में इस हेतु 12 संयोजन प्रस्तुत करता हूं। मुनिवर, इन संयोजनों के आधार पर गर्भाधान के विषय में क्या क्या ज्ञात करना संभव है? राजन, यदि उचित ढंग से ग्रहों के संयोजन को जांचा जाए तो गर्भाधान किस प्रकार के पुरुष के कारण हुआ और माता की उसमें कितनी रुचि थी, यह ज्ञात करना भी संभव है। वास्तव में आप इन संयोजनों को समझकर संतान के साथ उसके माता पिता के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव, केवल आप ही हैं जो इस शिक्षा को विस्तार देने में सक्षम हैं। कृपया कर कहिए कि अवैध संतान के विषय में जानना किस प्रकार संभव है? पुत्र, किसी भी प्रकार के संयोजन को समझाने के पूर्व यह जान लें कि मैं जो संयोजन लोमश संहिता में प्रस्तुत कर रहा हूं वे आधान लग्न कुंडली या गर्भाधान के समय की कुंडली पर आधारित है। इन्हें जन्म कुंडली के आधार पर जांचना संभव नहीं। परंतु मुनिवर, हमारे लिए तो गर्भाधान का समय भी जानना संभव नहीं है। ऐसे में उस समय की कुंडली की रचना कैसे संभव है? संभव है राजन, संभव है। आधान कुंडली का निर्माण जन्म कुंडली के आधार पर ही किया जाता है। इसे आधान या निषेक लग्न कुंडली भी कहा जाता है। इसके आधार पर माता पिता की आयु, जातक की आयु और गर्भाधान के समय माता पिता की मन स्थिति और गर्भ में संतान पर पड़ने वाले प्रभाव को भी जांचा जा सकता है। अद्भुत भगवान, अद्भुत। आपका ये अद्भुत ज्ञान वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी पूज्य होगा। महर्षि लोमश ने लोमश संहिता में सीधे तौर पर आधान लग्न और निषेक लग्न की चर्चा नहीं की है, लेकिन विद्वानों का यह मानना है कि महर्षि लोमश ने दीर्घायु और अवैध संतान के विषय में जिन नियमों की बात की है वे सभी आधान लग्न कुंडली पर ही आधारित। पर अब प्रश्न ये है कि हम इस पर चर्चा क्यों करें? तो उत्तर ये है हमारा आज का एक विज्ञान, प्रीनेटल जेनेटिक्स। लोमश संहिता में संतान की आयु, पिता और माता की आयु और गर्भाधान के समय माता पिता की मनस्थिति आदि के विषय में फलादेश करने के नियम प्रस्तुत हैं। ये सारे नियम एक विशेष विज्ञान की ओर संकेत करते हैं जिसे आज हम प्रीनेटल जेनेटिक्स या प्रसव पूर्व आनुवांशिकी कहते हैं। प्रसव पूर्व आनुवांशिकी के अंतर्गत गर्भवती महिला के रक्त प्रवाह में बच्चे के डीएनए की जांच की जाती है और इससे डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 18 जैसी विशिष्ट आनुवांशिक बीमारियों के बारे में पूर्वानुमान किया जाता है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है जिससे बच्चे के लिंग के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि महर्षि लोमश और अन्य भारतीय ज्योतिषविद इस तरह की जानकारी आधान कुंडली के आधार पर बहुत पहले से दे रहे हैं। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने आज की प्रसव पूर्व आनुवांशिकी और प्रसव तथा गर्भाधान से जुड़े विषयों पर हजारों साल पहले ही काम कर लिया था। आज आवश्यकता है कि इन तरीकों पर शोध किया जाए और इन्हें आज के विज्ञान से जोड़ा जाए। भाव फला अध्याय में महाराज कीर्तिध्वज के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, परंतु अब सुतजन्मा के सामने कुछ ऐसे प्रश्न आने वाले थे जिनके उत्तर महर्षि लोमश को देने थे।
ये आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र, हम यहाँ भूमि खोदकर द्रव्य अर्थात धन और आभूषण निकाल रहे हैं। भूमिगत धन? परंतु आपको कैसे ज्ञात है कि यहाँ धन है? हमारे पूर्वजों का धन है। इस विषय में मुझे स्वप्न भी आया है। परंतु प्रतीत होता है कि यह स्वप्न मिथ्या है। अभी तक कोई धन का चिन्ह ही नहीं। मेरी इच्छा है कि आपका स्वप्न सत्य हो, परंतु यह कैसे संभव है कि स्वप्न में देखा धन भूमि से प्राप्त हो? होता है ब्राह्मण पुत्र, हमारे पिता ने भी ऐसे ही धन प्राप्त किया था। हाँ, हमारे दादा ने भी। संभव है उन्हें किसी संयोग से धन प्राप्त हो गया हो, परंतु यह कोई सटीक विधि तो नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको किसी सटीक विधि का ज्ञान हो। ब्राह्मण पुत्र, यदि ऐसी कोई विधि है तो कृपया कर कहिए, क्योंकि हमारे गांव को हमारे पूर्वजों के इस धन की अत्यधिक आवश्यकता है। 1 वर्ष से वर्षा ना होने की स्थिति में सारी फसलें सूख गई हैं। हमने कुआं खोदने का भी प्रयास किया, परंतु वहां भी जल नहीं प्राप्त हुआ। कृपा करो ब्राह्मण पुत्र, अब हमारा पूरा गांव इसी धन की आशा में है। मेरे पास तो ऐसी किसी विधि का कोई ज्ञान नहीं, परंतु मेरे गुरुदेव अवश्य जानते होंगे। यदि आप उनसे अनुरोध करेंगे और अपनी समस्या कहेंगे तो वे अवश्य ही कोई उपाय सुझाएंगे। कहाँ है आपके गुरुदेव? कृपा कर हमें उनके पास ले चलिए। अवश्य, उनका आश्रम निकट ही है। आपको मेरे साथ चलना होगा। आइए। यत्र भूमि स्थितं द्रव्यं शल्यं तोयं च देवतं कथं ज्ञानं भवेत् तस्य केनोपायेन लभ्यते। श्रुतं नास्ति च यद्विततं दृष्टं नास्ति च यद्वसु तत्कथं लभ्यते स्वामिन वद मे मुनि सत्तम। प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहो, आओ। आओ। विलंब से आए हो। ये लोग कौन हैं? क्षमा गुरुदेव, मार्ग में इन ग्रामीणों से भेंट हो गई और आने में विलंब हो गया। हाँ गुरुदेव, ये निकट के ग्राम में रहते हैं। इनके यहाँ 1 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। फसलें सूख गई हैं। कूप निर्माण का प्रयास किया तो जल नहीं निकला, और पूर्वजों का धन भूमि से निकालने का प्रयास किया तो उसमें भी असफलता ही हाथ लगी। और तुम्हारा विचार है कि मैं इनकी सहायता करने में समर्थ हूं? हाँ गुरुदेव, आपके पास अवश्य ही ऐसी कोई विधि होगी जिससे कि इनके धन का अनुमान किया जाना संभव हो। धरा चक्रम। धरा चक्रम लोमश संहिता का 12वां अध्याय है, जो स्वतंत्र रूप से भी प्रकाशित है। इसमें 62 श्लोक हैं। मुख्य रूप से इसका विषय भूमि में स्थित द्रव्य या धन, शल्य या अस्थियां,
जल और देव मूर्ति आदि के विषय में जानना है। यदि भूमि के नीचे इनमें से कोई भी वस्तु है तो कैसे उसके विषय में सटीक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, इसकी जानकारी धरा चक्रम में एक विप्र और महर्षि लोमश के मध्य संवाद के रूप में दी गई है। हमारे लिए वह विप्र सुत जन्मा ही है। गुरुदेव, ये धरा चक्रम क्या है? लोमश संहिता का 12वां अध्याय। धरा चक्रम में इनके सभी समस्याओं का समाधान होगा, इनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होगा। गुरुवर, इनका प्रथम प्रश्न तो यही है कि जिस भूमिगत धन के स्थान के विषय में कभी सुना नहीं, जिसे कभी देखा नहीं, वो कैसे प्राप्त हो? वो भूमि में कहां है, ये कैसे ज्ञात हो? श्रवणम गीतनादस्य वाद्यस्य श्रवणम तथा प्रकाशो दृश्यते यत्र निशांते निश्चितम निधि। अर्थात जिस स्थान पर गीत और संगीत स्वयं सुनाई दे और रात्रि के अंत में प्रकाश दिखाई दे, उस स्थान पर निश्चित ही भूमिगत धन होता है। क्षमा मुनिवर, परंतु गीत और संगीत का तो भ्रम होना संभव है। यदि ऐसा प्रतीत होता है तो दूसरे संकेतों पर ध्यान दो। जैसे किसी एक निश्चित स्थान पर लाल सर्प, लाल चींटी या चाक्ष पक्षी के दर्शन हो, वहां द्रव्य या धन होने का अनुमान करो। आप तो कृषक हैं, पेड़ पौधों के मध्य रहते हैं और फिर मिट्टी की गंध को भी समझते हैं। हाँ मुनिवर, क्या मिट्टी और पौधे भी भूमिगत धन का संकेत देते हैं? पद्म गंधा धरा यत्र पुष्प तोयाभिषिंचने सुश्वेत धुरा स्निग्धा गेयम तत्र धनम ध्रुवम। अर्थात जिस भूमि में कमल के समान सुगंध हो और जल सींचने पर पुष्प के समान सुगंध फूट पड़े और मिट्टी चिकनी, श्वेत और स्वाद में मीठी हो, तो निश्चय ही उस भूमि से धन प्राप्त होना संभव है। मुनिवर, ये ज्ञान तो अद्भुत है। संभव है उत्साह में मैं अधिक प्रश्न कर रहा हूँ, परंतु क्या जल के संबंध में भी ऐसे संकेत हैं मुनिवर? हाँ मुनिवर, हम परिश्रम करने में सक्षम हैं। यदि जल का अनुमान हो तो हम अवश्य ही कूप या कुएं का निर्माण करेंगे और वर्षा के जल पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। मुनिवर, कृपया कर आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। इस प्रश्न का उत्तर निश्चित ही जन कल्याणकारी सिद्ध होगा। स्निग्धा सुशर्करा युक्ता मृत्तिका लक्ष्यते यदि सर्वे सकंटका वृक्षा दृश्यन्ते यत्र भूतले यत्र पिपीलिकादिनाम दृश्यन्ते अंडानि नित्यशः यत्र दूर्वांकुराढ्या भूस्तत्र तोयम न संशयः। अर्थात जहां चिकनी और शर्करा के समान स्वाद वाली मिट्टी हो, सभी वृक्षों में कांटे, नित्य चींटी के अंडे देखो और भूमि दूर्वा युक्त पाओ, तो मान लो वहां निश्चय ही भूमिगत जल होगा। भगवान, जिस प्रकार आपने भूमिगत द्रव्य और जल के विषय में अनुमान करने की विधियां प्रस्तुत की हैं, धरा चक्रम नामक यह अध्याय समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु उपयोगी होगा। हाँ मुनिवर, हमें पूर्ण विश्वास है कि अब हम अपने पूर्वजों का धन अवश्य ही खोज लेंगे। और उससे भी बढ़कर ये है कि आपके द्वारा बताई गई विधियों से भूमिगत जल का अनुमान कर हम कूप का निर्माण करेंगे और जल आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनेंगे। अति उत्तम विचार है। मेरा भी यही प्रयास है कि मेरे पृथ्वी और
प्रकृति से जुड़े अनुभवों का लाभ संपूर्ण विश्व को प्राप्त। इसी उद्देश्य से मैं लोमश संहिता का ये अध्याय रच रहा हूं। महर्षि लोमश का कथन सत्य था। लोमश संहिता का धरा चक्रम अध्याय एक संपूर्ण विज्ञान है जिसमें भूमिगत जल, धन, अस्थियां और देव मूर्तियों के संबंध में अनुमान करने की विधियां हैं, जो कि प्रकृति और पृथ्वी के बीच के संबंध को दिखाती है। उनका पृथ्वी से एक और संबंध है कि उन्होंने अपनी यात्राओं में पृथ्वी के विस्तार को कई बार नापा। उनके भौगोलिक ज्ञान और रामायण में उनके योगदान को भी जानेंगे। लेकिन अगले अंक, तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्ते।